हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इनटू स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपके लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड मॉडल पेपर हिंदी का सॉल्व सहित लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय हिंदी खंड आ, और दोस्तों इसमें जो समय दिया 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक दोस्तों 70 नंबर का रहेगा। अब दोस्तों इसमें जो कुछ नए बदलाव आए हैं हम उसके बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है, प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और खंड बा में विभाजित रहेगा। अब दोस्तों पॉइंट 3 ये सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से काला करें। तो दोस्तों जो हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं OMR शीट कैसे भरते हैं, तो दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है तो वो हमारी वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 4 है। दोस्तों खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक जो दोस्तों आपको निर्धारित हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 5 की हम बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 5 खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटे तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। यानी कि जो दोस्तों जो 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, वो आपको 1 घंटे में उसको करना है, और बाकी बचे समय जो 2 घंटे उसके आपको जो खंड बा वाला करना होगा। अब दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक जो दोस्तों निर्धारित दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ। अब हमारा दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है क्या है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो दोस्तों जो बाबू गुलाब राय हैं वो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 विकल्प दे रखा है। तो दोस्तों वो दोस्तों ऑप्शन सेकंड यानी द्विवेदी युग के लेखक हैं। और दोस्तों इनका जो दोस्तों जन्म 17 जनवरी को दोस्तों 1888 ईस्वी में कहाँ दोस्तों, यूपी के ही ये थे, और इटावा शहर में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे, इटावा शहर में। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो दोस्तों जो चिंतामणि है वो निबंध विधा की रचना है। और दोस्तों किसके द्वारा रचित की है, दोस्तों आचार्य रामचंद्र यानी शुक्ल जी के द्वारा रचित है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गबन जो है वो दोस्तों किसकी रचना है। तो दोस्तों जो गबन है वो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, शुक्ल युग की समा अवधि है, यानी कि जो शुक्ल युग की समा अवधि है वो कब से कब तक थी। तो दोस्तों वो जो है 1919 से लेकर 1938 तक, यानी कि ऑप्शन सेकंड रहेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन अगला हमारा है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो दोस्तों ये जो रहेगी वो आत्मकथा विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा का प्री प्रवास किस युग की रचना है। जो दोस्तों ये प्री प्रवास है वो दोस्तों किस युग की रचना है। तो दोस्तों ये भी जो है एक द्विवेदी युग की रचना है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है। दोस्तों ये दोस्तों जो मधुशाला है ये दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बार बार यानी कि यूपी बोर्ड क्लास 10 में पूछा जाता है, भारत भारती किसकी रचना है। तो दोस्तों ये आपको मालूम होना चाहिए आप। तो दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछ सकता है। यानी कि दोस्तों ये जो हम मॉडल पेपर बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट तक दोस्तों इसे जरूर देखें। और अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक। दोस्तों जो आधुनिक काल है वो दोस्तों 1843 से अब तक जो चल रहा है, ये सब दोस्तों क्या है, आधुनिक काल है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो दोस्तों ये जो मतीराम है वो दोस्तों रीतिकाल युग के कवि हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है, हास्य रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ही होता है, ये सही आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सोवत ओढ़ पीठ पट श्यामल सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आता प्रयोग प्रकाश। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों जो उपयुक्त पंक्ति है दोस्तों उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन करना है, हम आपको कमेंट करके बताना है, यानी कि आपको कमेंट करके बताना है इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे इसका सही आंसर कौन है। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों उसमें आ का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पे आइए, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो दोस्तों पीताम्बर में हमें पता है कर्मधारय समास है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसू का तत्सम रूप है। तो दोस्तों आंसू का तत्सम रूप अश्रु हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि यण संधि का सूत्र क्या है। तो दोस्तों यण संधि का सूत्र ऑप्शन 3 हो जाएगा, एको रचि। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन हमारा अगला है, फलस शब्द का एक वचन, यानी कि नहीं दोस्तों, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है। तो दोस्तों जो फलस शब्द का वचन और विभक्ति षष्टमी विभक्ति बहुवचन है, यानी कि षष्टमी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि यहाँ पे दोस्तों अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन। अब चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे खंडबा में दोस्तों क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद ही दोस्तों आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो दोस्तों हम पद्यांश पढ़ रहे हैं। फिर समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वो सब गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता, निर्बल बलि का और धीर उत्साही का उच्च आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त युक्ति और दोस्तों उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशरद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें संदर्भ कैसे लिखें। तो आपको दोस्तों हेडिंग डालनी होगी संदर्भ, इसमें लिखना होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल हैं। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, संदर्भ हो गया। अब दोस्तों गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये रेखांकित अंश है, यहाँ से यहाँ तक इसकी व्याख्या करिए। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी होगी व्याख्या, क्या पहले व्याख्या डालनी होगी और उसमें आपको दोस्तों लिखना होगा कि दोस्तों लेखक कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मनुष्य एक ही स्वभाव और एक ही रुचि को मित्रता हो सकती है, यानी कि समाज में बहुत से प्रकार के लोग हैं जो एक दूसरे को और बहुत ही आकर्षित होते हैं। बस दोस्तों इतने की व्याख्या करना है, ज़्यादा थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा के लिखना बस, और इसमें कुछ करना नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते क्या कह रखा है, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों आप अगर गद्यांश पढ़े रहेंगे तो दोस्तों आपको आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, यानी कि वो सोचते हैं जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं किसी और मित्र में मिल जाए जिसमें वो गुण हो। और जैसे चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। और दोस्तों इसका आंसर यही होगा। मैंने कहा दोस्तों अगर आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आ गया है अथवा। तो दोस्तों हम अथवा को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बोला था करने के लिए। अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब दोस्तों हमें इसका चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा
पग गिर लियो अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनो गूंगो पुन बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूर्यदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाए। वाह दोस्तों, क्या है अब दोस्तों इसमें क्या रहा है दे रहा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए दोस्तों हम आपको संदर्भ बताते हैं कैसे इसका लिखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित यानी कि पद शीर्षक से उत्कृष्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे अब आपको लिखना होगा प्रसंग। अब प्रसंग लिखने के लिए प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब बोला था दोस्तों क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो दोस्तों कवि कहता है कि प्रभु की कृपा जिन पर पड़ती है जिनकी कृपा से दोस्तों लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है और बहरे को सुनाई देने लगता है, और दोस्तों गूंगे बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति दोस्तों राजा बनकर उनके सिर पर छत्र धारण कर लेता है। दोस्तों हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। अब दोस्तों उसमें लास्ट क्वेश्चन पूछा था, यानी कि उस प्रकृति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें जो दोस्तों रूपक अलंकार है। आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अथवा है, तो अथवा को दोस्तों हम छोड़ देते क्योंकि हमें एक ही करना था। तो अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे अपने। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो दोस्तों हम करेंगे पहले वाले का, यानी कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृता भाष्या केंद्र स्थला अस्ति, इता एवं संस्कृत वाण्य पश्चिम संस्कृते आलोकम सर्वता प्रस्तुता, मुगल युवराज दाराशिकोहा अत्रगत्य भारतीय दर्शनम शास्त्रम अध्ययनम अकरोत्, सतेषम ज्ञानम तथा प्रभाविता अभवत, यथा तेन उपनिषादम अनुवादम फारसी भाषाम कराती। तो चलिए दोस्तों हम इसका संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं हिंदी में। यहाँ पे देख सकते हैं संदर्भ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उत्कृत है। और दोस्तों प्रसंग क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रसंग और लिखेंगे दोस्तों इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। तो इसका हिंदी में अनुवाद है क्या है दोस्तों, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोहा ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब दोस्तों यहाँ पे अथवा को हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हमें एक ही करना था, अब हम अगले पर चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कर रहा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों हम जो है पहले वालों को छोड़ देते हैं, हम दोस्तों अब यहाँ पे अथवा वालों को करेंगे, यानी कि इसको। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदेव दुख भाग भवेतु। तो दोस्तों इसका संदर्भ हो जाएगा, हम संदर्भ हेडिंग आपको दोस्तों सबसे पहले लिखना होगा। तो आपको दोस्तों लिखना होगा संदर्भ में हेडिंग, और इसमें क्या लिखने का, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ हिंदी के संस्कृत से सुभाषितानि से उद्गृत है। ये दोस्तों संदर्भ होगा। अब दोस्तों इसकी हिंदी में व्याख्या। तो दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, सभी सुखी होएं, सब भी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित
प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आपको जो खंड काव्य पढ़ाया जाता है यानी कि जिला वाइज जिला, तो दोस्तों मुक्ति दूत जहाँ का होगा। तो चलिए दोस्तों हम कर लेते हैं यहाँ पे अगर पूजा खंड काव्य का। दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर पूजा खंड काव्य का क्या दिएगा, अगर पूजा खंड काव्य के कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, यानी कि पूरा कथा लिखना है संक्षेप में। और दोस्तों जो सेकंड वाला है, अगर पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्रकन कीजिए, यानी कि उनके चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों चलिए उत्तर है श्री राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा नामक खंड काव्य का कथानक श्री भागवत और महाभारत से लिया गया है। इसमें भारतीय जन जीवन को प्रभावित करने वाले महापुरुष श्री कृष्ण के पावन चरित्र पर विविध दृष्टिकोण से प्रकाश युधिष्ठिर ने अपने राज्य सुयज्ञ में श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा की थी। इसी आधार पर खंड काव्य का नामकरण हुआ है। संपूर्ण काव्य का कथानक 6 सर्गों में विभक्त है। उनका सारांश इस प्रकार है। तो अग्र पूजा खंड काव्य का प्रथम सर्ग पूर्वाभास है। इस सर्ग की कथा का प्रारंभ दुर्योधन द्वारा समस्त पांडवों का विनाश करने के लिए लक्षगृह में आग लगवाने से होता है। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव जलकर भस्म हो गए, परंतु पांडवों ने उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। वे भेष बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर मंडप में पहुंचे और अर्जुन ने आसानी से मत्स्य वेद करके स्वयंवर की शर्त पूर्ण की। कुंती की इच्छा और हस्तिनापुर से आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी वहां बस गए। व्यास भी वहां आए। युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के बाद व्यास और कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। युधिष्ठिर का राज्य समृद्धि की ओर बढ़ चला। उनके शासन की कीर्ति सर्वत्र यानी सुरलोक और पृथ्वीलोक तक प्रसारित हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अग्र पूजा खंड काव्य का पंचम सर्ग राजसूय यज्ञ है। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व सभी राजाओं ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था के लिए पहले से ही स्वजनों को सभी काम बांट दिए। श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ब्राह्मणों के चरणों धोने का कार्य अपने ऊपर ले लिया। जब भीष्म ने गंभीर वाणी में सभापतियों से पूछा, कृपया बताइए कि आप अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। सहदेव ने तुरंत कहा कि यहाँ कृष्ण ही परम पूज्य हैं और प्रथम पूज्य हैं। भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया। सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया। केवल शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए इस बात का विरोध किया कि अंततः सहदेव ने कहा कि मैं कृष्ण को सम्मानित करने जा रहा हूँ, जिसमें भी सामर्थ्य हो वह मुझे रोक ले। शिशुपाल तुरंत क्रोधात होकर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और तब वह श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अशब्द कहने लगा। श्री कृष्ण ने उसे सावधान किया और कहा कि फूफी को वचन देने के कारण ही मैं तुझे क्षमा करता जा रहा हूँ। फिर भी शिशुपाल ने माना और उनकी कटु निंदा करते रहा। अतः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्वेश्चन था यानी कि युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण करिए। तो चलिए दोस्तों आप पहले हेडिंग डालेंगे विनम्र स्वभाव, यानी युधिष्ठिर विनम्र स्वभाव के हैं। इंद्रप्रस्थ में गुरु द्रोणाचार्य के प्रवेश करते ही वे विनय भाव से उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। राजसूय यज्ञ के समय श्री कृष्ण के आने पर वे उनका रथ स्वयं हाँक कर उन्हें नगर में प्रवेश कराते हैं। यज्ञ के समाप्त होने पर वे तत्वज्ञानी ऋषियों को प्राप्त दान दक्षिणा देते हैं और उनके आशीर्वाद का विनय भाव से स्वीकार करते हैं। अब दोस्तों आप अगली हेडिंग डालेंगे आदर्श शासक। महाराज युधिष्ठिर एक आदर्श शासक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे राम राज्य को आदर्श मानकर प्रजा को सुखी संपन्न बनाने का प्रयत्न करते हैं। उनकी यह निस्दिन लाए भू पर स्वर्ग उतार वे भारत
के सभी राजाओं को जीतकर शक्तिशाली भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों हम अगली हेडिंग डालेंगे, धार्मिक तथा सत्य प्रेमी। युधिष्ठिर धार्मिक और सत्य प्रेमी हैं। वे प्रत्येक कार्य को धर्म और न्याय के अनुसार करते हैं और सदैव सत्य के पथ पर चलते हैं। उनके संबंध में स्वयं नारद जी इस प्रकार कहते हैं, बोल उठे गद्दद्वारी से धर्मराज जीवन तव धन्य, धारणी में सत्कर्म निरत जन नहीं दिखता तुम सा अन्य। राजसूय यज्ञ को संपन्न करके वे अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करते हैं। अब दोस्तों हेडिंग डालेंगे हम अपनी अगली, उदार हृदय। युधिष्ठिर अत्यंत उदार, वे राज्य के लिए दुर्योधन से झगड़ा नहीं करते और खांडव वन के भाग को ही राज्य के रूप में प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते। वे किसी राजा के राज को अपने राज्य में नहीं मिलाते। उन्होंने शिशुपाल और जरासंध का वध होने पर भी उनके राज्य को उनके पुत्रों को सौंप दिया। वे राजसूय यज्ञ में उदार पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते। इसी प्रकार युधिष्ठिर परम विनीत, धर्मात्मा, सत्य प्रेमी और उदार हृदय एवं सुयोग शासक हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन सी दोस्तों यानी कि थर्ड आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों हम चलिए आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हेडिंग डाली होंगी, जीवन परिचय। सफल राजनीतिक एवं प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। तो दोस्तों ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना है। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे यानी कि बहुत तेज थे। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से MA और कानून डिग्री LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापक कार्य किए। इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की और सन 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। उसके पश्चात वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्रीय सेवा की ओर था। सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों पर और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय यानी कि भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इनको जो दोस्तों अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और दोस्तों 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया और जीवन प्रयत्न और हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहांत 28 फरवरी 1963 में हो गया। अब दोस्तों इनकी कृतियों पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। जो दोस्तों इनकी कृतियाँ हैं, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन। तो दोस्तों आपको एक ही लिखना है, मेरी आत्मकथा, बाबू जी के कदमों में मेरी यूरोप यात्रा। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास का, सेकंड है सुमित्रानंद पंत का और थर्ड है दोस्तों महाकवि सूरदास जी का। तो दोस्तों चलिए हम सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय करते हैं। दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा दोस्तों जीवन परिचय। उसके बाद कविवर सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 जुलाई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त। 6 घंटे के पश्चात ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया, यानी जैसे पैदा हुआ 6 घंटे बाद इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। अतः इनका लालन पालन पिता और दादी जी ने किया।
अब दोस्तों यहाँ पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसांगी गांव में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज से हुआ। इनका काव्यकृत सीजन यहीं से प्रारंभ हुआ। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। काशी में पंत जी का परिचय सरोजिनी नायडू तथा रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविताओं से हुआ और यहीं पर इन्होंने कविता प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। सरस्वती दोस्तों ये महत्वपूर्ण, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं में काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जो दोस्तों जमा चुकी थी। वर्ष 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और वर्ष 1957 तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। तो दोस्तों इन्होंने वर्ष 1916 से 1970 तक साहित्य सेवा की और दोस्तों 28 दिसंबर 1977 को प्राकृतिक काया सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गया, यानी कि दोस्तों इनका देहांत हो गया। अब दोस्तों इनकी कृतियां के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इनकी कृतियां देखिए। कृतियां दोस्तों पंत जी की काव्य में बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, युगांत, युगवाणी, लोकयातन यानी चितांबर। तो दोस्तों चितांबर ये दोस्तों इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य और नाटक में दोस्तों रजत रश्मि, शिल्पी और उपन्यास में दोस्तों हार हो गया। ये दोस्तों पंत जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पल्लविनी दोस्तों यहाँ पे अंतिमा, युगपथ, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला, बूढ़ा चांद, शिल्पी। तो दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी पठित पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जो इस प्रश्न पत्र में श्लोक आया रहता है वही उतार देते हैं। दोस्तों बिल्कुल गलत है। दोस्तों आपको याद करके जाना है 2 श्लोक, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर आप एक याद करके जाते हैं तो जो याद करके जाते हो वो आ गया तो फिर क्या करेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2 याद कर लेना, जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। यानी कि एक आ गया तो आप दूसरा लिख सकते हैं। ये दोस्तों 2 नंबर आपका फिक्स रहेगा। तो चलिए दोस्तों श्लोक हम आपको बता देते हैं। श्लोक है, अन्यवा अक्षरम अमत्रम न अस्ति, अनु औषधम मूल न अस्ति, अयोग्य पुरुषम न अस्ति, तत् योजका दुर्लभा। तो दोस्तों ये श्लोक हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो चलिए दोस्तों आपके पास 4 क्वेश्चन है, आपको 2 का उत्तर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कर लेते हैं, चंद्रशेखर का आशित। तो दोस्तों जो चंद्रशेखर थे वो दोस्तों क्या थे, देशभक्त आशित। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रशेखर देशभक्त आशित। अब दोस्तों हमारा 4th वाला हम कर लेते हैं, वीर के पूजित। तो दोस्तों वीर वीरेण पूजित। तो दोस्तों वीर वीरेण पूजित, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो दोस्तों आपको ये निबंध लिखना जो दोस्तों आपको ये 9 नंबर का होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, फिर आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण। तो दोस्तों हम आपको चलिए कराते हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय। इस पर निबंध हम आपको बताते कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, पर्यावरण संरक्षण को हानि पहुँचाने वाले चीज़ों का कम उपयोग करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक के बैग इत्यादि। दूसरे में पुनरावृत्ति करना चाहिए, यानी वापस इस्तेमाल करने योग्य सामान को हमें खरीदने चाहिए जिसे हम वापस उपयोग कर सकते हैं, जैसे कांच, कागज़, प्लास्टिक और धातु के सामान जिससे हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 दोस्तों ऐसे ही आपको लिखना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे दोबारा बनाकर प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे शराब की बोतल, खाली जार इत्यादि ऐसे सामान जो हम
हमारे घरों में उपयोग करते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें वापस उपयोग लाने का काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अखबार, खराब कागज़, गत्ता इत्यादि ऐसे सामान होते हैं जिनका उपयोग बनाकर वापस उपयोग में लाया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण का उपाय किसी भी महिला के किचन से शुरू होकर हमारे हमारे पर्यावरण तक हमारे सामने आता है। इसकी और सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारण, सबसे पहले आपको दोस्तों हेडिंग डालनी होगी वायु प्रदूषण और फिर प्रदूषण। दोस्तों यहाँ पे प्रदूषण दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फिर ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दे रखा है भूमि प्रदूषण। इस प्रकार हमें वास्तव में अपने पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचना है तो इन प्रमुख कारणों पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम अपने पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। अब दोस्तों पर्यावरण पर इन प्रदूषणों का घातक प्रभाव देखिए दोस्तों यहाँ पे आज का युग आधुनिक युग है और पूरा संसारी पर्यावरण के प्रदूषण से पीड़ित है। आज मनुष्य की हर एक सांस लेने पर हानिकारक और जहरीली गैस मिली होती है। इनकी वजह से जहरीले सांस लेने के लिए हम मानव मजबूर है। इससे हमारे शरीर पर कई विकृतियां पैदा हो रही हैं, कई तरह की बीमारियां विकसित हो रही हैं। वो दिन दूर नहीं है, अगर पर्यावरण इसी तरह से प्रदूषित होता रहा तो पूरा पृथ्वी, प्राणी और वनस्पति इस प्रदूषण में विलीन हो जाएंगी। इसीलिए समय रहते ही हमें इन प्रदूषणों से हमारी पृथ्वी और हमारी जान बचानी है। इसीलिए इसके संरक्षण का उपाय हर व्यक्ति को करना आवश्यक है। अब दोस्तों इसका जो है दोस्तों उपसंहार यानी निवारण क्या है दोस्तों। पर्यावरण सुरक्षित और उसमें संतुलन हमेशा बना रहे, इसके लिए हमें जागरूक और सचेत रहना होगा। प्रत्येक प्रकार के हानिकारक प्रदूषण जैसे जल, वायु, ध्वनि, इन सब खतरनाक प्रदूषण से बचने के लिए हमें अपने धीरे धीरे भी कोई उपाय करें तो हमारी पृथ्वी की सुंदरता जो कि पर्यावरण है उसे बचा सकते हैं और अपने जीवन को भी स्वस्थ और स्वच्छ रूप से प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण विश्व में प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य रूप से घोषित करना चाहिए। पर्यावरण है तो हमारा जीवन है। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।